दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने कैसे किया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन का शिकार। ओसामा बिन लादेन, जिसे उसामा बिन लादेन के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंसक आतंकवादी और सामूहिक हत्यारा था जिसने अपने चरमपंथी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बम विस्फोट और रक्तपात का सहारा लिया। आतंकवादी संगठन अल-कायदा की स्थापना के बाद उसने कई देशों में हमलों की एक श्रृंखला की योजना बनाई, जिसमें हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए, जिनमें अक्सर वे आम नागरिक थे जो अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। बिन लादेन की चरमपंथी जड़ें 1957 में सऊदी अरब में जन्मे बिन लादेन एक धनी सऊदी व्यापारी के बेटे थे। 1979 के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद बिन लादेन ने सोवियत संघ से लड़ने वाले इस्लामी लड़ाकों को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। 1988 में जब सोवियत सेनाएं पराजित होकर अफगानिस्तान से वापस चली गईं, तो बिन लादेन ने हिंसा और आक्रमण के माध्यम से जिहाद, पवित्र युद्ध को जारी रखने के लिए अल-कायदा या बेस नामक एक संगठन की स्थापना की। अल-कायदा ने जल्द ही धन जुटाना, प्रशिक्षण शिविर स्थापित करना और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सूडान जैसे क्षेत्रों में सैन्य और खुफिया निर्देश प्रदान करना शुरू कर दिया। बिन लादेन के निर्देशन में अल-कायदा ने अपने हिंसक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में हमले और बम विस्फोट शुरू कर दिए। इस दौरान बिन लादेन अमेरिका के प्रति लगातार शत्रुतापूर्ण होता जा रहा था। खास तौर पर उसने सऊदी अरब और सोमालिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विरोध किया और हमारे देश के कर्मियों को बलपूर्वक इन क्षेत्रों से बाहर निकालने की कोशिश की। 1990 के दशक के प्रारंभ में सूडान में अपने अभियानों को केंद्रित करने के बाद बिन लादेन ने जिहाद के एक नए घातक स्वरूप के साथ पश्चिम पर हमला करने की योजना बनानी शुरू कर दी। बिन लादेन और अल-कायदा के अन्य सदस्यों ने भी फतवे जारी करना शुरू कर दिया, इस्लामी कानून पर फैसले, जो ये संकेत देते थे कि अमेरिका और उसके नागरिकों पर हमले उचित और आवश्यक दोनों थे। बाद में बिन लादेन ने खुले तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिकी धरती पर प्रारंभिक हमला 26 फरवरी 1993 को रामजी यूसुफ, एक युवा चरमपंथी जिसने बिन लादेन के शिविरों में से एक में प्रशिक्षण लिया था, ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे एक ट्रक बम लगाकर अमेरिकी धरती पर पहला बड़ा मध्य पूर्वी आतंकवादी हमला किया। दोनों टावरों को गिराने की योजना विफल रही, लेकिन 6 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हो गए। इन संबंधों का पता लगाने के बाद जांचकर्ताओं ने शीघ्र ही न्यूयॉर्क के कई ऐतिहासिक स्थलों पर बम विस्फोट करने की दूसरी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और उसे विफल कर दिया। FBI को यह भी पता चला कि यूसुफ अपने चाचा खालिद शेख मोहम्मद, जो बाद में अल-कायदा में शामिल हो गया था, के साथ मिलकर और भी हमलों की योजना बना रहा था, जिसमें 1 दर्जन अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एक साथ बमबारी भी शामिल थी। अंततः यूसुफ को पकड़ लिया गया और विश्व व्यापार केंद्र पर बम विस्फोट के लिए कई आतंकवादी गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिससे अमेरिका के प्रति लादेन का तिरस्कार और बढ़ गया। लगभग 1996 में बिन लादेन और उसके समर्थक अफगानिस्तान लौट आए, जहां तालिबान सरकार के साथ गठबंधन ने अल-कायदा को भर्ती करने और हमलों की योजना बनाने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। पूर्वी अफ्रीका बम विस्फोट और अभियोग। आतंकवादी संगठन की एक बड़ी साजिश 7 अगस्त 1998 को तब सफल हुई जब अल-कायदा के आतंकवादियों ने तंजानिया के दार-ए-सलाम और केन्या के नैरोबी में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी की। लगभग एक साथ हुए हमलों में 200 से अधिक अमेरिकी, केन्याई और तंजानियाई नागरिक मारे गए तथा 4500 अन्य लोग घायल हो गए। ये हमले सीधे तौर पर बिन लादेन से जुड़े थे, जिस पर 4 नवंबर 1998 और फिर जून 1999 में बम विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए अभियोग लगाया गया था। इन आरोपों में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों की हत्या, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश और एक संघीय सुविधा पर हमला, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई, शामिल थे। बम विस्फोटों में अपनी भूमिका के लिए अल-कायदा के कई शीर्ष कार्यकर्ताओं को अंततः पकड़ लिया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया।
इन हमलों के कारण अमेरिका और एफबीआई द्वारा आतंकवाद विरोधी प्रयासों में तेजी आई, जिसने 1999 में अपना पहला आतंकवाद विरोधी प्रभाग बनाया, जिससे उसके कई आतंकवाद विरोधी प्रयासों और क्षमताओं को मजबूत किया गया। 7 जून 1999 को एफबीआई ने पूर्वी अफ्रीका में 1998 के हमलों से उसके संबंध का हवाला देते हुए ओसामा बिन लादेन को 10 सर्वाधिक वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया। जैसे जैसे नई सदी की शुरुआत हुई, अल कायदा ने अपने हिंसक हमले जारी रखे। कुछ बड़ी साजिशें नाकाम हो गईं, जिनमें सहस्त्राब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर लॉस एंजल्स हवाई अड्डे पर बम विस्फोट की योजना भी शामिल थी। हालांकि 12 अक्टूबर 2000 को आतंकवादी गुर्गों ने यमन में ईंधन भरने के दौरान यूएसएस कोल के बगल में विस्फोटकों से भरी एक छोटी नाव को उड़ा दिया। इस हमले में 17 नौसेना नाविक मारे गए, लगभग 40 अन्य चालक दल के सदस्य घायल हो गए और जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा। 9/11 के हमले। इस बीच बिन लादेन और अल कायदा अमेरिका पर अधिक प्रत्यक्ष और घातक हमले की साजिश रच रहे थे। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 विमानों का अपहरण कर लिया। उन्होंने 3 विमानों को इमारतों में उड़ा दिया, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और वर्जीनिया के अर्लिंगटन में पेंटागन। यात्रियों द्वारा वीरतापूर्वक विद्रोह करने के बाद उन्होंने चौथे विमान को ग्रामीण पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। भयानक हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। एफबीआई और उसके सहयोगियों को जल्दी ही पता चल गया कि 9/11 के हमले बिन लादेन के आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए थे। जिन 19 लोगों ने 4 विमानों को अपहरण करके दुर्घटनाग्रस्त किया था, वे सभी अल कायदा द्वारा प्रशिक्षित थे और बिन लादेन ने अंततः हमलों की योजना बनाने में अपनी भूमिका स्वीकार की। इसके बाद 9/11 की जांच ब्यूरो के इतिहास में सबसे बड़ी जांच थी। हमलों के कारण एफबीआई में दूरगामी परिवर्तन हुए, जिसने आतंकवादी हमलों की रोकथाम को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया और जानबूझकर सभी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक खतरों से निपटने में अधिक पूर्वानुमान लगाने वाला और खुफिया जानकारी पर आधारित होने का लक्ष्य रखा। 10 अक्टूबर 2001 को ओसामा बिन लादेन को नई शुरू की गई सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया। अमेरिका और अन्य देशों ने उसे और अन्य अल-कायदा आतंकवादियों को खोजने के लिए अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों में शामिल हो गए, लेकिन बिन लादेन पकड़ से बचने में कामयाब रहा। ओसामा बिन लादेन की खोज और हत्या। इस्लामवादी आतंकवादी समूह अल-कायदा के संस्थापक और पहले नेता ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी शहर एबटाबाद में उनके परिसर में सील टीम 6, जिसे DVGRU के नाम से भी जाना जाता है, के यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन, जिसका कोड नाम ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर था, एक CIA के नेतृत्व वाले मिशन में किया गया था, जिसमें संयुक्त विशेष ऑपरेशन कमांड JSOC ने छापे में शामिल विशेष मिशन इकाइयों का समन्वय किया था। सील टीम 6 के अलावा JSOC के तहत भाग लेने वाली इकाइयों में 107वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट एयरबोर्न शामिल थी, जिसे नाइट स्टॉकर्स के रूप में भी जाना जाता है, और CIA का स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन, जो पूर्व JSOC स्पेशल मिशन यूनिट्स से भारी मात्रा में भर्ती करता है। ऑपरेशन की सफलता ने बिन लादेन के लिए लगभग 1 दशक लंबे अभियान को समाप्त कर दिया, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अनुमोदित और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में 2 दर्जन नेवी सील्स की भागीदारी वाली यह छापेमारी अफगानिस्तान में लगभग 120 मील 190 किलोमीटर दूर से शुरू की गई थी, जहां अमेरिकी सेना तैनात थी। छापेमारी में 40 मिनट लगे और बिन लादेन 1 बजे PKT से कुछ पहले मारा गया। बिन लादेन के बेटों में से एक और परिसर में मौजूद एक महिला सहित 3 अन्य पुरुष भी मारे गए। छापेमारी के बाद अमेरिकी सेना पहचान के लिए बिन लादेन के शरीर के साथ अफगानिस्तान लौट आई और फिर 850 मील 1370 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर पहुंची, जहां उसे इस्लामी परंपरा के अनुसार दफनाया गया। अल कायदा ने आतंकवादी वेबसाइटों पर किए गए पोस्ट के माध्यम से 6 मई को बिन लादेन की मौत की पुष्टि की और उसकी हत्या का बदला लेने की कसम खाई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सहित अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई
और ऑपरेशन को न रोकने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी। इस छापे को 90% अमेरिकी जनता ने समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय संघ और बड़ी संख्या में सरकारों ने इसका स्वागत किया, लेकिन 2/3 पाकिस्तानी जनता सहित अन्य लोगों ने इसकी निंदा की। हत्या के कानूनी और नैतिक पहलुओं, जैसे कि उसके निहत्थे होने के बावजूद उसे जिंदा पकड़ने में विफलता, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने सवाल उठाए थे। पाकिस्तान में इस बात को लेकर भी विवाद था कि कैसे देश की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और कैसे वायुसेना अमेरिकी विमान का पता लगाने में विफल रही। हत्या के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हमले की परिस्थितियों की जांच के लिए वरिष्ठ न्यायाधीश जावेद इकबाल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। परिणाम स्वरूप एबटाबाद आयोग की रिपोर्ट ने पाकिस्तानी राज्य सैन्य और खुफिया अधिकारियों की सामूहिक विफलता को उजागर किया, जिसने बिन लादेन को 9 साल तक पाकिस्तान में छिपने में सक्षम बनाया और 8 जुलाई 2013 को अल जजीरा को लीक कर दिया गया। सफल ऑपरेशन की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, बिन लादेन कोई मुस्लिम नेता नहीं था, वह मुसलमानों का सामूहिक हत्यारा था। वास्तव में अल कायदा ने हमारे देश सहित कई देशों में बड़ी संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम किया है। इसलिए उसकी मौत का उन सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए जो शांति और सम्मान में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर करिए और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं। और कृपया हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।